नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। हर साल आज के दिन यानी कि 17 अप्रैल को पूरे विश्व भर में हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे की वजह है लोगों को जागरूक करना। हीमोफीलिया एक प्रकार का ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ये एक जेनेटिक रोग है और बहुत कम लोगों में ये पाया जाता है। हीमोफीलिया बीमारी के कारण शरीर में रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है और इस कारण से शरीर से बह रहा खून जल्द नहीं रुक पाता। हीमोफीलिया होने पर शरीर में नीले निशान बन जाते हैं, जोड़ों में सूजन आ जाती है और खून लगातार बहने लगता है। कमजोरी आना, चलने में तकलीफ आना भी इसके लक्षण हैं। तो वहीं हीमोफीलिया अधिकतर मामलों में माता पिता से बच्चों में पाया जाता है, यानी कि जेनेटिक ये होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से छोटी छोटी सी अगर आपको चोटें लग जाती है या खरोंच लग जाती है और उसके बाद अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाए और फिर वो ब्लीडिंग ना रुके, तो ये एक हीमोफीलिया का बड़ा लक्षण माना जा सकता है। हालांकि इस तरह की बीमारियां जो हैं वो बहुत कम लोगों में पाई जाती हैं। लगभग 10,000 की जनसंख्या में एक व्यक्ति में इस तरह की बीमारी होती है, लेकिन ये बीमारी बड़ी गंभीर होती है। बहुत सारी इससे समस्याएं हो सकती हैं। तो कैसी ये बीमारी है, किस तरह से इसके लक्षण होते हैं, कैसे इसका निदान किया जा सकता है, आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। और आज ही के दिन हीमोफीलिया डे भी है, यानी वर्ल्ड हीमोफीलिया डे है, विश्व हीमोफीलिया दिवस है। आज इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व अधीक्षक एम्स रायपुर, डॉक्टर रश्मि वर्मा, जनरल फिजिशियन। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर रश्मि, आज विश्व हीमोफीलिया दिवस है। क्या होती है ये बीमारी, क्या कुछ इसके लक्षण होते हैं, कैसे हम इसे समझ सकते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है। देखा जाए हर बीमारी की अपनी डॉक्टर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। लगता है कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। मैं टीम से कहूंगा कि जल्द से जल्द देखें आखिर क्या दिक्कत हो रही है। तो आज हीमोफीलिया डी है। दर्शकों को आज हम बता दें, आज हम चर्चा करने वाले हैं हीमोफीलिया पर। एक बड़ी गंभीर बीमारी है और इस बीमारी को खून से जोड़कर देखा जा सकता है। जो ब्लीडिंग लगातार होती है, छोटी मोटी चोटें आ जाती हैं, कुछ दुर्घटना होती है और उसके बाद स्थिति ऐसी बनती है कि आपका ब्लड रुकता ही नहीं है, थमता नहीं है। तो वही हीमोफीलिया की एक लक्षण के अंतर्गत आता है। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन कुछ तकनीकी समस्या हो रही है, उसकी वजह से हम मेहमानों से फिर से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जोड़ों में दर्द होना, ब्लीडिंग होना, कोहनी, घुटने, टखने इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। बार बार नाक से खून बहना भी इसी के अंतर्गत हम इसे जोड़कर देख सकते हैं। खास करके मुश्किल डिलीवरी के बाद नवजात के सर पर खून दिखाई दे, पाचन प्रणाली में ब्लीडिंग होने से उल्टी आना, या वॉशरूम जब हम जाते हैं तो पेशाब के जरिए या लेटरिन के जरिए खून का आना, ये भी एक बड़ी समस्या हो सकती है। चलिए, डॉक्टर रश्मि हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर रश्मि, आज विश्व हीमोफीलिया दिवस है, कैसे इसे समझ सकते हैं, कैसे इसे देख सकते हैं? जी। दिनेश जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी। जी। देखिए, हीमोफीलिया जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्लड डिसऑर्डर है। क्यों बात करूंगी इसके बारे में? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से जान जाने का खतरा होता है, और हीमोफीलिया उनमें से एक बीमारी है। जैसा कि आपने अभी बताया है दर्शकों को कि बहुत ही आम बीमारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि 100 परिवारों के बीच में आपको 10 परिवारों में ये बीमारी देखने के लिए मिलेगी। ये एक रेयर बीमारी है। दूसरा, ये एक जेनेटिक बीमारी है। जेनेटिक से क्या समझते हैं हम? ये पेरेंट्स से बच्चों में आने वाली बीमारी है। मतलब माता और पिता दोनों ही लोगों के थ्रू ये बीमारी आती है। देखा जाए, जो मदर हैं वो एक कैरियर का काम करते हैं, फीमेल्स जो है कैरियर का काम करते हैं, और जो मेल्स होते हैं उनमें एक्टिव डिजीज देखने के लिए मिलता है। ये वही बात कि ये बीमारी जेनेटिक है। तो होता क्या है, इस बीमारी में क्या समस्या आती है? जनरली हमारे शरीर में जब भी कहीं चोट लगती है या कोई घाव होता है या हमारी ब्लड वेसल रप्चर करती हैं, तो उन जगहों पर क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो कि हमारे ब्लड का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, वहां आके खून का थक्का बना लेते हैं।
तो इससे होता क्या है, जो अंदर का ब्लड है वो बाहर की तरफ रिसाव नहीं होता है, तो ब्लड लॉस रुक जाता है। दूसरी चीज, जो बाहर का इंफेक्शन है वो अंदर शरीर में नहीं आने पाता है। तो डबल डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है ये खून का थक्का। हीमोफीलिया ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो पर्याप्त मात्रा में शरीर में नहीं बन पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जब ब्लड क्लॉट नहीं बन पाएगा तो एक्सेसिव ब्लीडिंग का रिस्क रहता है, और यदि एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाए तो ये जानलेवा बीमारी में तब्दील हो सकता है। अब कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको बताया जेनेटिक एक कारण होता है। दो इंपॉर्टेंट कारण होते हैं हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 यदि कम होता है या एब्सेंट होता है शरीर में तो हीमोफीलिया ए बीमारी होती है। जब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी हो जाती है तो उसे हीमोफीलिया बी बोलते हैं। कुछ और ऐसे रेयर कारण भी होते हैं। अब मेरी आवाज सुनाई दे रही है जी ना? जी जी। कुछ और ऐसे एक्वायर्ड कारण होते हैं जिसमें एक्चुअली जेनेटिक कारण नहीं होता है, बट फिर भी हीमोफीलिया डेवलप कर जाता है, जैसे प्रेगनेंसी। इसके अलावा ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे एसएलई है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, अगेन कॉमनली देखने को नहीं मिलती हैं सारी चीजें, बट ये भी कारण हो सकते हैं हीमोफीलिया के। तो करना क्या है ऐसी सिचुएशन में? मरीज को सबसे पहले परिवार में जो लोग हैं उनको ये पता होना चाहिए कि ये लक्षण जो हैं वो हीमोफीलिया बीमारी से संबंधित लक्षण है। और आज के कार्यक्रम के द्वारा मैं लोगों को ये जागरूक करना चाहती हूँ कि क्या कॉमन सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। तो यदि परिवार में या आपके जानने वाले लोगों में अगर किसी को ऐसा देखने में आता है कि छोटी छोटी चोटें भी लंबे समय तक ब्लड लॉस होता रहता है, या शरीर पे चोटों के बहुत निशान देखने के लिए मिलते हैं, या नाक से, मुंह से या पेशाब के रास्ते या लेट्रिन के रास्ते खून आ रहा है जिसका कारण अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए। हो सकता है ये शुरुआती लक्षण हो हीमोफीलिया बीमारी के। इसके अलावा यदि कहीं इंजेक्शन लगा और वहां पे सूजन आ गई, या ब्लड आपको लग रहा है कि ब्लड लॉस वहां से बहुत ज्यादा हो रहा है एक छोटे से सुई लगने के बाद, तो बिल्कुल आप एक दिमाग में ये पॉसिबिलिटी मान के चलिए कि ये कोई आने वाली बीमारी तो नहीं है, कहीं ये ब्लड रिलेटेड कोई बीमारी तो नहीं है, कहीं ये हीमोफीलिया तो नहीं है। तो ऐसी सारी कंडीशंस में आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए। जी डॉक्टर, यहाँ पर एक बात और समझनी होगी, जैसे कि ब्लड आना एक इसका लक्षण हम देख सकते हैं, लेकिन कई बार स्थितियां ऐसी बनती हैं कि गर्मी की वजह से या और वजहों से भी नाक से ब्लड आ जाता है, या वॉशरूम में जब हम जाते हैं तो पेशाब के जरिए या लेटरिन के जरिए भी खून आ जाता है। तो इस किस तरह से इसकी जांच की जाती है जिससे ये पता चले कि ये समस्या हीमोफीलिया की है, ये कोई दूसरी समस्या नहीं है? जी देखिए, बहुत ही अच्छी चीज आपने पूछी है। इसका पता लगना बहुत जरूरी है क्योंकि हम बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, एक पैनिक की सिचुएशन ना क्रिएट हो, ये जरूरी है। गर्मियों में छोटे बच्चों में, इनफैक्ट बड़े लोगों में भी गर्मी के कारण जो है नाक से ब्लड आने लगता है। इसको हम एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये हीमोफीलिया तो नहीं है? यही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, आप यही पूछना चाह रहे हैं, है ना? तो देखिए, यदि ये एपिस्टैक्सिस है ना, तो आप अगर प्रेशर देंगे, कंप्रेशन देंगे, नॉर्मल जो हम ब्लड लॉस रोकने के तरीके इस्तेमाल करते हैं, ठंडी पट्टी करते हैं, तो ब्लड लॉस रुक जाएगा यदि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होंगे तो। बट हीमोफीलिया वो बीमारी है जहां पे क्लॉटिंग फैक्टर्स, मतलब जो थक्का बनना चाहिए, वो बनने के लिए फैक्टर्स है ही नहीं। तो आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, वो ब्लड लॉस वहां से रुकेगा ही नहीं, और रुकेगा भी तो बहुत ज्यादा समय लेगा। तो ये एक डिफरेंस है। इसीलिए मैंने कहा, यदि कोई भी ऐसी आशंका वाली स्थिति पैदा हो रही है तो मेरा सुझाव है आप डॉक्टर से तुरंत मिलिए, फिजिशियन से जरूर मिलिए। अगर उसे लगता है, अगर डॉक्टर को लगता है, अगर फिजिशियन हेमेटोलॉजिस्ट को लगता है, वो डेफिनेटली ब्लड टेस्ट करवाएंगे, वो आगे प्रोसीड करेंगे, और डायग्नोस्टिक टेस्ट में हीमोफीलिया बीमारी बिल्कुल सही तरीके से पकड़ में आ जाती है। बिल्कुल, यानी कि जांच, अगर आपको ऐसा लगता है इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है, तो एक बात पर गौर करना बड़ा जरूरी है कि अगर आपका खून रुक ही नहीं रहा है तो ये बिल्कुल हीमोफीलिया की वजह से हो सकता है, ऐसी स्थिति बन सकती है। और आप डॉक्टर के पास जाएंगे, चिकित्सक के पास जाएंगे, तो वो जांच करके उस चीज़ का समाधान करेंगे। डॉक्टर करण पीपरे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी।
आज विश्व हीमोफीलिया दिवस है, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। लोगों तक इस बीमारी के बारे में जागरूकता पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ आप दर्शकों को बताना चाहेंगे इसके बारे में? क्या कुछ जागरूकता इससे लोगों को हो, किस तरह की लोग सावधानियां रखें और किस तरह की इससे समस्याएं और बढ़ सकती हैं अगर इसका सही समय पर ख्याल नहीं रखा तो? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चर्चा कर रहे हैं। और मैं आज के इस विश्व हीमोफीलिया दिवस पर आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि सभी लोग स्वस्थ रहें और इस प्रकार की ऐसी बीमारियों से बच के रहें, और सभी लोगों को शुभकामनाएं दे रहा हूं। हीमोफीलिया जिस प्रकार से अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लीडिंग होती है, नाक से हो जाती है, पेस्टैक्सिस बोलते हैं, और पेशाब से भी हो जाती है। स्क्रैच लगता है अगर स्किन में आपने खुजला लिया या कोई खरोंच सी लग गई है या गिर गए हैं तो ब्लीडिंग बंद नहीं होती है, और यही एक ऐसा कारण है जिससे लोग बहुत देर तक अगर ब्लीडिंग होती रहती है, उसमें क्लॉटिंग नहीं होती है, बंद नहीं होती है, तो लोगों को ब्लड लॉस भी हो जाता है, और ब्लड लॉस होने से जान भी जाने का खतरा रहता है। हम लोगों ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विश्व में हर स्टेट में, हर कंट्रीज में हीमोफीलिया एसोसिएशंस भी बने हुए हैं। ये ऐसा ग्रुप है जिसमें हीमोफीलिया का जो मरीज है, इस प्रकार की जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स रहते हैं या फैक्टर की कमी होती है, इसमें यूजुअली फैक्टर 9 और 10 जो होते हैं, 8th और 9th जो होता है, ये इसका प्रोडक्शन नहीं होता है, इसका रेगुलेशन नहीं होता है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, मदर से बच्चों में जाता है, 50% बच्चों में जाता है, भले मदर को ना हो, उसके बाद में अगर उसके में है तो बच्चे जो होते हैं उनमें जाता है। तो सबसे पहले तो इसकी खोज होना चाहिए कि ये हीमोफीलिया है, कंफर्म बीमारी का जो वो लक्षण के अनुसार, और ब्लड जो अपना हेमाटोलॉजिस्ट होते हैं, पैथोलॉजिस्ट होते हैं, सभी जगह मेडिकल कॉलेज में भी और प्राइवेट में भी इस प्रकार की उपलब्धता बनी हुई है कि इस प्रकार के जो हीमोफीलिया एक बार डायग्नोस हो जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसे जब भी ब्लड की जरूरत और फैक्टर की जरूरत पड़ती है तो उसे सप्लाई किया जाता है और उसकी जान बचाई जाती है। इसमें किसी भी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है, कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। बस आप और आपका परिवार, आपके पेरेंट्स, आपके जो बड़े समझदार लोग हैं परिवार के, जो सहयोग देते हैं, इसमें इन्हीं लोगों की आवश्यकता पड़ती है। और आप स्वयं जब भी आपको ऐसा लगता है कि वीकनेस है और या कहीं से ब्लीडिंग हो रही है या एपिस्टैक्सिस जैसे लक्षण हैं या कुछ भी और भी सिम्टम्स होते हैं, बहुत से सिम्टम्स होते हैं, बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, माइक्रोस्कोपिक ब्लीडिंग भी ब्रेन में होती है, उससे चक्कर आता है और बेहोशी आ जाती है, सिर में दर्द होता है जो आराम नहीं लगता है, उल्टियां होने लगती हैं, जो बोन्स होती हैं, जो बोन मैरो, उसमें भी आपके बोन्स में पेन होता है, और आंखों में धुंधलापन और डबल विजन दिखता है, कलर ब्लाइंडनेस भी हो जाता है इसमें, और कन्वल्सन और सीजर जिसको बोलते हैं, झटके मिर्गी के, ये भी आते हैं। तो ये बहुत ही ध्यान देने और ध्यान से सुनने के लक्षण हैं। आप अपने सुन करके इसे अपने दिमाग में रखें, अपने जहन में रखें, और जब कभी किसी को आसपास पड़ोस में, स्कूल में, बच्चों में या बड़ों में इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें जरूर इस प्रकार की सलाह देना बहुत जरूरी होता है। और ये भी 2-3 प्रकार के होते हैं। हीमोफीलिया ए होता है जो सबसे कॉमन होता है, बी होता है, इसमें फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है, हीमोफीलिया सी होता है, इसमें भी एक फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं इसको, जो ब्लड को अगर कहीं ब्लीडिंग हो गई है, अंदर या बाहर आपके शरीर में दिखाई दे रही है, अंदर की नहीं दिखाई दे रही, तो ये जो फैक्टर होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर कहलाते हैं। ये 11 फैक्टर भी होते हैं, तो लगभग 12 फैक्टर होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। उसमें 2-3 प्रकार के ये जो फैक्टर होते हैं, इनकी डेफिशिएंसी से फिर हम लोग इसको, जब इस प्रकार का मरीज आता है तो इसे हमेशा कभी ना कभी इसको ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो ब्लड डोनेशन भी करते हैं और ब्लड बैंक में इनका नाम भी रजिस्टर रहता है और इनको फैक्टर भी देते हैं। इस प्रकार के जो फैक्टर होते हैं ये अवेलेबल है मार्केट में और हॉस्पिटल्स में, और हीमेटोलॉजिस्ट और जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं या मेडिसिन के डॉक्टर्स होते हैं जो मैनेज करते हैं इसको, वो इस प्रकार की दवाइयों को दिखते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो रहता ही है, उसमें उसके पहले HIV वगैरह टेस्ट भी करना बहुत ज़रूरी रहता है आजकल, और फिर ये फैक्टर IV ट्रांसफ्यूजन देते हैं।
और दूसरे और सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे करके, और जो एक्यूट इमरजेंसी होती है इसको बचाने के बाद में मरीज को सावधानी पूर्वक रहने की जरूरत पड़ती है। और इसकी दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं। अगर इसके सिम्टम्स मिलते हैं तो जांच होती है, और जांच के बाद में इसकी जो औषधियाँ हैं ये फैक्टर के साथ में और भी, जिसको रिकॉम्बिएंट क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं, इसके साथ में ब्लड और प्लाज्मा और WBC, RBC जो भी जरूरत पड़ती है सेपरेट हीमोफीलिया के ट्रीटमेंट के लिए, तो उसमें चिकित्सक देते हैं। और प्रोफाइलेक्टिक इलाज भी होता है उसका फ्रिक्वेंटली जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो भी देते हैं, उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार होता है, जिससे सर इसमें अगर हम इलाज को लेकर अगर बात करें तो इलाज कैसे संभव है और कितने दिनों का एक वक्त इसके इलाज में लग सकता है? अगर इससे कोई पीड़ित व्यक्ति है तो अगर वो इलाज कराता है तो कितने दिनों का उसका एक ट्रीटमेंट माना जाए कि इतने दिनों में ये व्यक्ति सही हो सकता है या नॉर्मल हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये पब्लिक को जानकारी देना बहुत जरूरी है। हमारे भोपाल में भी इसका एसोसिएशन है, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भोपाल के पैथोलॉजी के डिपार्टमेंट के हैं, और वो उसके अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं वहाँ पे। और इस प्रकार के जो मरीज होते हैं उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ में ये फैक्टर भी देते हैं, और लगभग 7-8 दिन में ये मरीज उसकी कमजोरी सहित आराम लग जाता है। और जब भी नेक्स्ट कभी इस प्रकार का कोई और एपिसोड होता है तो मरीज उसके पेरेंट्स उसको लेकर के आते हैं, या मरीज खुद भी आ जाता है अपने दोस्तों के साथ में। और उसके अगर ऐसा लगता फील होता है, वीकनेस होती है, एनीमिया होता है, कमजोरी होती है, ब्लीडिंग होती है, माइक्रोस्कोपिक ब्लीडिंग भी होती है, ब्लड अपने यूरिन से भी होती है, और महिलाओं को भी ये देखा गया इस प्रकार की ब्लीडिंग होती है। तो इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार अगर डायग्नोसिस बन गई है कि पेशेंट हीमोफीलिया का है तो उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, और 5-6 दिन का उसका जो ट्रीटमेंट होता है ब्लड और फैक्टर देने का और सपोर्टिव ट्रीटमेंट, और वो फिर आराम लग जाता है उसे। तो ये बार बार भी लगता है। मैंने छत्तीसगढ़ में रायपुर एम्स में इस प्रकार के मरीजों को काफ़ी हेल्प और सुविधाएं मुहैया कराई थी, और मैंने इनके फैक्टर्स जो होते हैं, जो लगते हैं, जो महंगे भी होते हैं और कुछ गरीब लोग रहते हैं, तो इनको निःशुल्क देने के लिए हमने पहल शुरू की थी वहाँ पर, जो आज भी वहाँ पर चालू है, और हीमोफीलिया का पूरा इलाज होता है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। डॉक्टर रश्मि वर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर रश्मि, एक सवाल आता है कि इस पूरे हीमोफीलिया को लेकर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो एक शब्द बड़ा आ रहा है, क्लॉटिंग, यानी कि थक्का जमना भी बताया जाता है कि अच्छा नहीं रहता। अगर ब्लड में अगर थक्के जम रहे हैं तो वो भी सही नहीं है, और थक्का अगर नहीं जम रहा है तो वो भी सही नहीं है। तो इनका तालमेल कैसे बिठाया जाए और इसे कैसे समझ सकते हैं? डॉक्टर रश्मि, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या दिनेश जी जी जी। देखिए दिनेश जी, एक पहली चीज जो मैं कंफ्यूजन क्लियर करना चाहती हूँ, सर ने भी बताया है ये, कि हेमोफीलिया जो है जेनेटिक बीमारी है और लाइफ लॉन्ग रहने वाली बीमारी है। मतलब आप ये मान के चले कि कुछ दिन हम दवा कर लेंगे और ये ठीक हो जाएगी, ये ऐसा नहीं है। ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली बीमारी है। क्लॉटिंग फैक्टर्स की जरूरत हमेशा पड़ती है, साल में कईयों बार इसकी जरूरत पड़ सकती है, डिपेंडिंग की पेशेंट की ब्लीडिंग टेंडेंसी किस हिसाब की है। मतलब मान लीजिए कभी घुटने में ब्लड लॉस हो रहा है, या इंटरनल कोई ब्लीड हो रहा है, या कहीं बाहर एक्सटर्नल ब्लीड हो रहा है जो नहीं रुक रहा है, तो आपको क्लॉटिंग फैक्टर्स देने ही देने हैं, पहली चीज। तो मतलब ये कि ये लाइफ लॉन्ग रहने वाली बीमारी है, और बहुत ही केयरफुल पेशेंट को रहना है। किस चीज से केयरफुल रहना है? कि ब्लड लॉस ना हो, कोई ऐसी चोटें ना लगे शरीर में जिसके कारणवश ब्लड लॉस होने का डर रहे, पहली चीज। अब दूसरी चीज आई इम्पोर्टेंट की क्लॉटिंग, ये बार बार ये वर्ड जो आ रहा है कि खून का थक्का बनना, हमारे शरीर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस मतलब हर चीज का एक बैलेंस। मतलब यदि हमारे शरीर में ब्लड लॉस हो रहा है तो उसका हमारा होम्योस्टैटिक रिस्पॉन्स जो होता है कि एक खून का थक्का बने जो कि उस ब्लड लॉस को रोके, ताकि एक्सटर्नली ब्लड लॉस ना हो, हमारे शरीर को ज्यादा हानि ना पहुंचे। दूसरी बात है कि खून का थक्का बनने के कारण लोगों को पैरालिसिस का अटैक आ जाता है, स्ट्रोक हो जाता है ना, लकवापन की शिकार हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, हाथ पांव में भी लकवापन आ जाता है। तो कैसे ये डिसाइड करें कि ये बैलेंस कैसे एस्टेब्लिश करना है? देखिए हमें दोनों चीजों की जरूरत है।
हमें क्लॉटिंग फैक्टर की भी जरूरत है और उनकी एक्सेस भी अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि अगर खून गाढ़ा रहेगा तो हमें और तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि स्ट्रोक। और अगर नहीं रहेगा तो हमको हीमोफीलिया, जो अगेन ब्लड लॉस से रिलेटेड बीमारी है, तो वो होने का डर है। तो ऐसे में पेशेंट को कुछ खास चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज, अपने आप कोई भी मेडिकेशन अवॉइड करें। कैसी मेडिकेशन? जैसे एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन। आज भी मैं आपको बता दूं, रिमोट एरियाज में अगर आप जाते हैं फार्मेसी शॉप पे, तो आइबुप्रोफेन जो है वो बड़े आसानी से दर्द के लिए मिलने वाली बीमारी है। तो यदि परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे खून से संबंधित ऐसी दिक्कत है कि थक्का आसानी से नहीं बनता, या खून अगर चोट लगती है और ब्लड लॉस थोड़े लंबे समय तक होता है, तो आप इस दवा का यूज बिल्कुल ना करें। सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन दवाओं का बिल्कुल ना करें। मैं कईयों एपिसोड में अलग अलग रूप में लोगों को बताती हूँ कि कभी भी ओटीसी मेडिकेशन को बिल्कुल अलाउ मत करिए अपनी फैमिली में। ये हर तरीके से हानिकारक है। अगेन, एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन दो बहुत ही खतरनाक दवाएं हैं। रही बात दूसरी, यदि फैमिली में कोई व्यक्ति है जिसको ब्लड लॉस होता है, असामान्य रूप से घुटने में या कहीं भी पैर की एड़ी में या आपके हाथ की कोहनी में अनएक्सप्लेन्ड स्वेलिंग आ रही है, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं कि कारण क्या है, ये स्वेलिंग क्यों आ रही है, ये सूजन क्यों आ रही है। या दांतों से दांत उखड़वाने के बाद कईयों दिनों तक ब्लड लॉस हो रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए कि कारण क्या है, ये क्यों ब्लड लॉस हो रहा है। जो कम समय में रुक जाना चाहिए तो वो इतने लंबे समय तक ब्लड लॉस क्यों हो रहा है। प्लस बच्चों में यदि हीमोफीलिया डायग्नोस्ड है, तो आप बच्चे को ऐसे स्पोर्ट्स अवॉइड करवाइए जिनमें चोट लगने का खतरा ज्यादा है। यदि ये छोटी छोटी चीजें हम ध्यान रखते हैं, तो एक हीमोफीलिया का व्यक्ति भी एकदम नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। कोई डरने वाली बात नहीं है। और सही समय पे बीमारी का डायग्नोसिस हो सकता है, ताकि किसी व्यक्ति की जान ना चली जाए। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यही है कि सही समय पर अगर बीमारी को पकड़ लिया जाता है, बीमारी जानकारी में आ जाती है, तो उसका इलाज सहज तरीके से किया जा सकता है और गंभीर परिणामों से बचा भी जा सकता है। डॉक्टर करण, इस बीमारी को लेकर एक शंका और है कि इस बीमारी का उम्र को लेकर के क्या कुछ हिसाब किताब रहेगा? क्या छोटे बच्चों में ही ये बीमारी होती है या किसी भी उम्र में इस तरह की समस्या अचानक से हो सकती है? ये बीमारी मोस्ट कॉमनली छोटे बच्चों में और मिडिल एजेड लोगों में देखी गई है। और एक बार इसकी डायग्नोसिस बन जाती है तो डॉक्टर खुद ही, जिस प्रकार से अभी डॉक्टर रश्मि ने समझाया कि मरीज को और उसके जो पेरेंट्स हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए, और लंबी आयु जीने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कभी कोई इस प्रकार की अगर शिकायत होती है, क्योंकि एक बार डायग्नोसिस बन गई है, आपको हीमेटोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट ने आपको डायग्नोज कर दिया कि आप हीमोफीलिया के मरीज हैं। आपको जो इस प्रकार के साइन और सिम्टम, ब्लीडिंग से लेकर के और जो भी हुए हैं जिससे पहचान हुई है, क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम, ये सब देख करके, और जो आपके क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी है, वो उसके कारण आपको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि इसके एसोसिएशन बने हैं, ग्रुप बने हैं, हेल्प करते हैं और ब्लड डोनेशन देते हैं लोग। और हम लोगों ने भी इसको भोपाल में और छत्तीसगढ़ में इसका एसोसिएशन बनाया और उसे फैक्टर्स और ब्लड, ये सब कैंप लगा करके ब्लड को कलेक्ट करना, उसको स्टोर करना और इनको देना। तो इस प्रकार की जो बीमारी है, ये इसमें बच्चे और टीन एज और मिडिल एज के लोगों में ये पाया जाता है। और अधिक आयु के लोगों में मुझे ध्यान नहीं कि इस प्रकार की कोई हीमोफीलिया की बीमारी, अगर वो जो बच्चे हैं या वो हैं वो लंबे जीते हैं, उनकी आयु अच्छी है और स्वस्थ रहते हैं और उन्हें सपोर्ट मिलता है, तो फिर एक अलग बात है। और ये बीमारी कॉमनली इन्हीं लोगों को होती दिखती है। और खेलते वक्त ब्लीडिंग का शिकायत लेकर के आते हैं, अगर चोट लग गई है, कोई छिल गया है, गर्मी के दिनों में नाक में जो ब्लीडिंग होती है, पेस्टैक्सिस होती है वो है, या आंख में धुंधलापन दिखना है, या पेशाब में ब्लीडिंग आ गई है, तो ये सब चीज़ें एक बार आपको पता चल गया और परिवार के लोगों को, साथ में आपके जो नज़दीक में डॉक्टर रहते हैं उनको, तो बहुत अच्छा इलाज हो जाता है। इसमें किसी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका इलाज भले ही लाइफ लॉन्ग रहता है, लेकिन एक बार जीने की अगर आपको तमन्ना है तो आपको सावधानी पूर्वक आपको जीना पड़ेगा। परिवार के लोगों को आपके लिए ध्यान देना पड़ेगा और डॉक्टरों से अच्छे संबंध बना के रखना पड़ेगा। और जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने बताया कि दवाइयाँ बाजार से, बिल्कुल सर, और जिस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण वो बात थी कि हम भी कई बार
प्रोग्रामों में हर बार ये कहते हैं, लोगों से ये बताते हैं, दर्शकों को बताते हैं कि अपनी मर्जी से कोई भी दवा मेडिकल स्टोर से ना खरीदें। डॉक्टर की सलाह पर अगर आप दवा लेते हैं तो वो दवा निश्चित ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, लेकिन आप अगर अपनी मर्जी से दवा लेते हैं तो उसमें क्या कंपोनेंट है, किस तरह की वो दवाई है और आपका मर्ज किस तरह का है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह का है, तो वो हो सकता है आपको दवाई नुकसान भी कर जाए। तो ये तो दर्शकों को बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि अगर आप दवा लेने जा रहे हैं मेडिकल पर तो बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई बिल्कुल भी ना लें। तो दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम हीमोफीलिया दिवस के मौके पर यह कार्यक्रम था, जिसमें हमने आपको जानकारी देने की कोशिश की। आप इस तरह की समस्याओं से बच सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आप ठीक समय पर डॉक्टरों के पास पहुंचे, विशेषज्ञों के पास पहुंचे, जिससे कि वो आपका ट्रीटमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, आज विश्व हीमोफीलिया दिवस है और हीमोफीलिया एक गंभीर बीमारी है। हालांकि ये बीमारी 10,000 लोगों में एक व्यक्ति को होती है, जो माता पिता के जरिए बच्चों में भी पहुंच सकती है, ऐसा मानते हैं, लेकिन ये बीमारी हो भी सकती है। लेकिन इस बीमारी से बचा जा सकता है, इस बीमारी का इलाज है, लंबे समय तक इसका इलाज चलता है, लेकिन आप इससे राहत पा सकते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।